तो ये लेज़र के साथ बहुत सेफली, बहुत अचूकता से हम लोग ये चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। अगर उनकी थिकनेस 500 माइक्रोन से ज़्यादा है तो लेज़र किया जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स इन द लेज़र सर्जरी हमारी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई है और सेफ्टी भी इम्प्रूव हुई है। ये जो कॉन्टूरा विजन टेक्नोलॉजी है ये भी ब्लेडलेस तरीका है कम्प्लीटली। अभी स्माइल प्रोसीजर इज़ ब्लेडलेस एंड फ्लैपलेस। एक और इसके आगे मैं जाऊंगा कि 40 साल के ऊपर जो लोग रहते हैं जिनको शॉर्ट साइट रहती है, मायोपिक नंबर जैसा आप बता रहे थे, तो उनके लिए ये लेजिक काम आता है नहीं आता है? काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि 40 के बाद में लेज़र आप नहीं करवा सकते। पहली बात सेफ्टी कि कौन से सर्जरी में सबसे सेफ आपकी आंखों के लिए हमें आउटकम आएंगे, और दूसरी बात है लॉन्गेविटी। किसी का कॉर्निया पतला है, नंबर 8 से ज़्यादा है एंड फिर भी उस इंसान को चश्मे का नंबर हटवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग देखते हैं कि उनको 40s, अर्ली 40s में भी कैटरैक्ट की ये चेंजेस जो है वो चालू हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा रूबेला सिंड्रोम, जिसमें हार्ट की भी बीमारी होती है और उनमें जन्मता मोतियाबिंद तैयार हो जाता है, तो दे आर बोर्न विद कैटरैक्ट्स। अगर दोनों भी आंखों में कैटरैक्ट है, ये 2 सेपरेट डे पे ही होनी चाहिए। वो सेम डे पे करवाना रिस्क बढ़ा सकती है पेशेंट। आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग अभी है कि 5-6 साल के बच्चों को भी चश्मा है, और ऑप्टिशियन बोलता है चश्मा बनाने, ब्लू ब्लॉकिंग ले लो, आपकी आंखें अच्छी रहेगी या प्रोटेक्टेड रहेगी। तो बताया जाता है कि आपको ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर का लेंस लेना ही चाहिए, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है। तो जब आप ये पानी से स्प्लैश करते हैं तो एक्चुअली यू आर रिमूविंग द टीयर फिल्म फ्रॉम द आई which is required for the health of the eye. Unfortunately, India is called as the diabetic capital of the world. जी. And we are also unfortunately also the blindness capital of the world. कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। The beauty lies in the eyes of the beholder. लेकिन अगर आपकी आंखें ही कमज़ोर हो तो क्या आपको चीज़ें ढंग से दिखाई देगी? क्या उनकी खूबसूरती आप देख पाओगे? आंखें हमारा देखने का सिर्फ ज़रिया नहीं है, वो हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। लेकिन आज हर 4 में से 1 व्यक्ति को इस आँख की समस्या से सामना करना पड़ता है। किसी को चश्मे की बीमारी है तो किसी को स्क्रीन टाइम की वजह से आँख की समस्या झेलनी पड़ती है। मुझे तो डर है कि आने वाले दिनों में लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग शॉर्ट साइटनेस यानी मायोपी का शिकार होने वाले हैं। इन सब से कैसे बचा जा सकता है? तो आज हमारे साथ है जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्धमान कांकरिया, जो आज हमें आँखों की हेल्थ, मॉडर्न टेक्निक्स और उनके प्रिवेंशंस के बारे में गहराई से समझाएंगे। डॉक्टर वर्धमान कांकरिया इज फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनली रेप्यूटेड एशियन आई हॉस्पिटल पुणे एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट आई हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र एंड बेस्ट लेसिक सेंटर ऑफ इंडिया। ही होल्ड्स अ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड for LASIK surgeries and awarded as Best LASIK and Cataract Surgeon of India. He has performed over 40,000 laser vision corrections and advanced cataract lens implant surgeries in last 15 years. तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर वर्धमान सर, हमारे खास एपिसोड बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ किस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो सर। Thank you very much. And I think to begin with, I would like to congratulate you for pulling out such an amazing show. मैंने आपके कुछ एपिसोड्स देखे हैं। They are very knowledgeable for all the patients. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। Yes. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि -30 का जो पेशेंट का नंबर था वो भी आपने निकलवा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उसके लिए एक बार हमारे दोनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। Congratulations. Thank you very much. तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे आएगा कि हमारी आंखें तो इतनी छोटी होती है, 1.5-2 इंच की, लेकिन हमें पूरी दुनिया उससे देखनी पड़ती है। तो फिर ये आँख ये कार्य करती कैसा है, काम करती कैसा है, और इसके बाद हमको चश्मे का ये कवर क्यों लगाना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कैसा है कि अगर आप वेदों में देखेंगे, शास्त्रों में, तो आप देखेंगे कि आँखों के बारे में क्या कहा गया है। आँखों के बारे में उन्होंने कहा है कि
नैनम इंद्रियम प्रथमम। अच्छा, इसका मतलब है कि जितने अभी इंद्रिय हमारे पूरे बॉडी में हैं, स्पेशली द सेंसरी ऑर्गन्स, उसमें अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो वो आँखें हैं। आँखें। और जैसे आपने अभी कहा कि इतनी छोटी सी आँखें होती है, लेकिन ये छोटी सी आँखों से हमें 80% नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं जी, एवरीडे लाइफ में, ये आँखों के थ्रू होता है। और ये हमारी जो आँखें होती है एक बहुत ही मिरेकुलस बायोलॉजिकल कैमरा है कि इस कैमरा में अगर मैं कहूँगा ये कैसे काम करती है, तो हमारी जो हमारी पुतली होती है, काली पुतली या कॉर्निया हम कहते हैं, ये हमारा एक प्रकार का फोकसिंग भिंग होता है और हमारे आँखों के अंदर एक नेचुरल भिंग होता है। ये दो लेंसेज के साथ जो प्रतिमाएं हमारे आँखों में आती है वो फोकस होती है हमारे दृष्टि पटल पे या रेटिना पे। जी। और जब वो होती है तो रेटिना उसको प्रोसेस करता है और ये रेटिना सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजता है और उस तरीके से हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर ये पूरी जो मिरेकुलस जो प्रक्रिया है, इसमें कहीं पे भी अगर कोई भी बाधा आती है, जैसे आपने अभी कहा कि चश्मे का नंबर क्यों लगता है, जी, राइट, तो ये चश्मे का नंबर इसलिए लगता है क्योंकि ये कॉर्निया और अंदर की जो लेंस है, ये रेटिना पे प्रतिमा फोकस नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये नहीं कर पाने का सबसे कॉमन कारण ये होता है कि आंखों की लंबाई, एक्सियल लेंथ कहते हैं हम लोग ना, ये ऐसे पेशेंट्स में थोड़ी इलॉन्गेटेड होती है और ये रेटिना तक प्रतिमा पहुंचती नहीं, तो इसे मायोपिया या माइनस नंबर कहा जाता है। ओके। और जब आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे के साथ में ये प्रतिमा वापस हम लोग रेटिना पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो जिन लोगों में आँखों की लंबाई के ये दोष होते हैं, ऐसे लोगों में आँखों का चश्मा लगता है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो उनको माइनस नंबर लगता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। अगर लंबाई कम है तो उनको प्लस नंबर लगता है, जिसे हम लोग हाइपरोपिया कहते हैं। और अगर बुबुल का शेप या कॉर्निया का शेप ये थोड़ा हम लोग कहेंगे सिलेंड्रिकल है, अंडे की तरह है, तो ऐसे लोगों में एक अंडे की तरह अलग नंबर लगता है, जिसका कम प्रमाण में अवेयरनेस है लोगों में, इसे अस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो ये प्रमुख से 3 प्रकार के चश्मे लगते हैं जब हमारा कैमरा, आँखों का कैमरा ठीक से काम नहीं करता। सर, हमने बहुत सुना है कि एक लेसिक करके सर्जरी होती है। ये लेसिक सर्जरी मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली होती क्या है और इसमें आप क्या करते हो? जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको चश्मे लगते हैं। चश्मा अच्छा विजन देता है, लेकिन काफ़ी लोगों में चश्मे के साथ में कोई ऑब्स्टैकल्स आ सकती है। जैसे किसी को अगर बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, जैसे उनको स्पोर्ट्स में कुछ करियर करना है, या जिसको स्विमिंग करनी है, या जिसको आज हम लोग मॉडलिंग करनी है, या फिर डे टू डे लाइफ में भी जिनको ये चश्मे की जो डिपेंडेंसी आती है वो नहीं चाहिए, ऐसे लोगों में एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अच्छा एक दूसरा ज़रिया आज उपलब्ध है। इसे हम लेसिक लेज़र के स्वरूप में जानते हैं। ये जो लेसिक लेज़र है, इसका निर्माण या इसका इनोवेशन मेरे गुरु प्रोफेसर इयोनिस पैलिकैरिस, जो ग्रीस में एक प्रोफेसर है, इन्होंने 1989 में पूरी दुनिया में पहली बार लेसिक सर्जरी उन्होंने इनोवेट की। ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ लेसिक सर्जरी। और वो होने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये मिरेकल हो सकता है कि किसी को अगर चश्मा है तो ये लेज़र के साथ बहुत सेफली, बहुत अचूकता से हम लोग ये चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। और उन्होंने फिर पूरी दुनिया में इसका ट्रेन किया, लोगों को, सबको सिखाया। और आज पूरे दुनिया में लगभग 40 to 50 मिलियन, यानी 4 से 5 करोड़ लोगों में चश्मे से छुटकारा मिल चुका है बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी, लेसिक सर्जरी। और ये जो 5 मिनट की पेनलेस प्रोसीजर होती है जो पूरी लेज़र से किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कोई टाका नहीं लगता, कोई पेन नहीं होता, लेकिन एक मिरेकल की तरह आप चश्मे के बिना देख सकते हैं, इसे हम लेसिक लेज़र कहते हैं। सर, ये लेसिक सर्जरी करने के कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एज है या कोई अदर मेडिकल इश्यूज है, और कौन कर सकता है एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और काफ़ी लोगों को चाह तो होती है कि हमें चश्मा है और हम नहीं पहनना चाहते हैं, तो इनकी एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? तो बहुत इजी एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मिनिमम एज जो पेशेंट का है वो 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। ओके। दूसरी बात है कि उनका जो चश्मे का नंबर है वो 8 नंबर से कम होना चाहिए।
अच्छा, उनका चश्मे का जो नंबर है ये 6 महीना या 1 साल तक पूरी तरह से स्टेबल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उसके साथ में जब आप आपके लेसिक लेज़र स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो आपकी आंखों की वो सेफ्टी स्कैन्स करते हैं, सुरक्षितता जांच करते हैं। अच्छा। कि आपकी जो कॉर्निया है, जो पुतली है, उसकी थिकनेस उस सेफ्टी लिमिट में है कि नहीं कि जिसके ऊपर हम लोग लेज़र कर पाए। अगर उनकी थिकनेस 500 माइक्रोन से ज़्यादा है तो लेज़र किया जा सकता है। और जो बाकी आंखों की हेल्थ है आपकी वो अच्छी है, सिग्निफिकेंट ड्राइनेस आंखों में नहीं है, तो जांच के बाद में ऐसे लोगों में लेसिक का लेज़र हम लोग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये भी जानना ज़रूरी है कि किन लोगों ने ये लेसिक नहीं करवाना चाहिए। नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल। ये मैं कहूँगा शायद से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी, क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किन लोगों ने ये नहीं करवाना चाहिए कि जिन लोगों की आयु 18 से कम है। अच्छा, पीडियाट्रिक पेशेंट में काफ़ी बार मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स पेरेंट्स आते हैं उनके बच्चों को लेके कि वो कहते हैं कि सर आप इसमें एक्सपर्ट है, मेरा बच्चा है जो 13 साल का है, उसका बहुत बड़ा नंबर है, प्लीज़ हमें उससे छुटकारा चाहिए। सो ऑफ कोर्स वी कांट डू इट बिकॉज till the time your age reaches 18 years, your eye is growing. growing, exactly. The way your body is growing, so it is still not stable. ओके। दूसरी बात होती है कि आपका नंबर अगर स्टेबल नहीं है तो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि जब तक नंबर स्टेबल नहीं है तो आप वन टाइम सॉल्यूशन उसको पा नहीं पाएंगे। और तीसरी बात ऑफ कोर्स जो मैंने कहा था कि अगर आपकी पुतली बहुत पतली है, कॉर्निया का थिकनेस बहुत कम निकलता है, या आपका चश्मे का नंबर 8 से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों में लेज़र से चश्मा नहीं उतारना चाहिए या लेसिक से नहीं करना चाहिए। तो ये प्राइमरी मैं कहूँगा, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है जो हम लोग आंखों के एक्सपर्ट्स देखते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं इस बारे में। सर, जैसे अभी आपने कहा था कि ये पेनलेस सर्जरी है, बिन टाके की है, लेकिन नाम इसका सर्जरी है, तो हर सर्जरी के साथ कुछ ना कुछ तो रिस्क फैक्टर्स जुड़े होते हैं, तो वो क्या है और इससे कैसे डील किया जाता है? यस, सो बेसिकली आपने जैसे कहा कि आफ्टर ऑल लेज़र जो प्रोसीजर होती है, तो आजकल ऑफ कोर्स हम लोग इसे सर्जरी में नहीं नापते, इसको प्रोसीजर के स्वरूप में देखा जाता है, ये ओपीडी बेस्ट होती है। लेकिन ऐसी कोई भी दुनिया में प्रोसीजर नहीं बनाई है कि जिसमें रिस्क फैक्टर 0% हो, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सर्जरी हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी पे होती है, आज कोई भी सर्जरी से आप कंपेयर करेंगे पूरे ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें सबसे सेफ ये लेसिक सर्जरी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो रिस्क होती है ये बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही अनकॉमन होती है। तो लेसिक सर्जरी की रिस्क इतनी कम क्यों होती है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो चाहे वो आके करवा ले, इसलिए उसको हम लोग सेफ्टी स्कैन्स कहते हैं। ओके। जो पेशेंट ये सेफ्टी स्कैन की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है, ऐसे ही लोगों में ये लेसिक लेज़र होते हैं, क्योंकि फिर हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये पेशेंट का बिहेवियर, उनका हीलिंग लेज़र के साथ कैसे होगा जी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे हम सिक्वेले कहते हैं। सिक्वेले का मतलब होता है कि हर केस में कुछ हद तक ये चीज़ होने ही वाली है लेज़र के बाद में। दो चीज़ें होती है, पहली बात है कि किसी भी लेज़र के बाद थोड़ा सा आँखों में ड्राइनेस बढ़ता है। जी। ओके, फॉर्चुनेटली ये चीज़ थोड़े टाइम के लिए होती है और 6 to 9 मंथ्स में वो प्री ऑपरेटिव लेवल पे आ जाती है विथ हीलिंग प्रोसेस। दूसरी बात होती है कि अगर आपका नंबर स्पेशली थोड़ा बड़ा है ना, 4, 5, 6, 7 नंबर है, तो रात का ग्लेयर थोड़ा सा आपको शुरुआत में हो सकता है जब आप गाड़ी चलाएं। फॉर्चुनेटली जैसे लेज़र्स में एडवांसमेंट हुई है, ये दोनों भी प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले अभी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। फॉर्चुनेटली हमारी फैमिली, डॉक्टर कांकरिया फैमिली, ये चश्मे का नंबर उतारने के सर्जरीज़ में अभी हमें इस साल 40 साल हो जाएंगे। ओह ग्रेट, 40 साल से आप और आपके पिताजी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं? इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो 1985 में मेरे जो पिताजी, इन्होंने ये सर्जरी चश्मे का नंबर उतारने की चालू की थी, और विद टाइम जैसे एडवांसमेंट्स आती गई, सारी एडवांसमेंट्स इंडिया में लाने का हमें सौभाग्य मिला। और ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि जैसे ही एडवांसमेंट आती गई है, सेफ्टी लेज़र की इम्प्रूव होते गई है। तो इसके कारण ये जो मैं कहूँगा रिस्क ये बहुत ही रेयर होती है। अगर मैं ट्रूली नंबर्स में कहना चाहूँ तो जो रिस्क कहूँगा ये 1 in 3 to 4,000 केसेस में हो सकती है कि जैसे ऐसी कोई घटना हो कि जिसके वजह से विजन को
इवन 10% या 15% भी पहले के मुकाबले कम दिखाई दे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर. इट इज़ प्रोबेबली 1 in 3 to 4,000 eyes. ग्रेट सर, बहुत अच्छा रेशियो है सर. सर आपने अभी बताया कि आपके गुरु जिन्होंने 1980 में इस लेजिक सर्जरी का आविष्कार किया या रिसर्च करके इसे दुनिया के सामने लाया, मैं जानना चाहूँगी कि 1980 से लेके आज 2025 तक इस सर्जरी में या इस प्रोसीजर में वी विल से क्या क्या इनोवेशंस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और इसका हम लोगों को, हम सबको क्या फ़ायदा होता है? जैसे आपने करेक्टली कहा कि जब भी कोई भी साइंस आगे बढ़ता है ना, तो साइंस ऑलवेज गोज़ फॉरवर्ड. इसका मतलब होता है कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होती है हेल्थ केयर में, ये हमेशा कोई भी प्रोसीजर को ये मोर एक्यूरेट और सेफ़र बनाती है. जी. तो ये दोनों भी पैमाने में अगर हम लोग चेक करेंगे तो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स इन द लेज़र सर्जरी हमारी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई है और सेफ्टी भी इम्प्रूव हुई है. जो पहले लेसिक का निर्माण हुआ था उसमें जो प्रोसेस होती थी, इस प्रोसेस में पहले हम लोग अपने कॉर्निया को एक कट करते थे. इसे हम लोग फ्लैप क्रिएशन कहते हैं. और तभी के ज़माने में ये फ्लैप क्रिएशन एक प्रकार के सर्जिकल ब्लेड से होता था. और जो सेकेंड स्टेप होती है जिसमें आपकी जो बुबुल की जो मोटाई होती है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं, ये लेज़र से होती थी. तो ये एक 50% ब्लेड 50% लेज़र का मिश्रण कॉम्बिनेशन जी. इसे लेसिक, ट्रेडिशनल लेसिक कहा जाता था. उसके बाद में एडवांसमेंट आई जिसे हम कहते हैं ब्लेडलेस लेसिक सर्जरी. इसे कहा जाता है फेमटो लेसिक. अच्छा. इसमें जो पहला कट हम लोग लेते हैं कॉर्निया पे, इसको एक प्रकार के रोबोटिक लेज़र से लिया जाता है. तो जो ब्लेड असिस्टेड जो मैनुअल कट के कॉम्प्लिकेशंस है वो सारे इसमें चले गए. बिल्कुल. तो ये और हमारी सेफर हो गई और प्रिसाइज हो गई. उसके बाद में अभी थर्ड जनरेशन पे अभी हम लोग आ गए हैं. तो थर्ड जनरेशन पे ऐसी दो टेक्नोलॉजीज़ है कि जो अभी की सबसे एडवांस्ड मानी जाती है. उसमें से पहली है जिसे कहा जाता है कॉन्टूरा विजन. ये जो कॉन्टूरा विजन टेक्नोलॉजी है ये भी ब्लेडलेस तरीका है कम्प्लीटली. और इसमें आपके कॉर्निया को उसके शेप को नज़र यानी ध्यान में रखते हुए, यानी पहले हम लोग कॉर्निया का मैपिंग करते हैं, उससे 22,000 पॉइंट्स को कैलकुलेट करके कॉर्निया में जो इरेगुलरिटीज़ है उसको भी आपके नंबर के साथ में हटा देते हैं. तो उसके कारण काफ़ी लोगों में जितना चश्मे के साथ अच्छा दिखता है उतना अच्छा या उससे भी थोड़ा बेटर देखने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कॉन्टूरा में आप बात कर रहे हैं. कॉन्टूरा विजन प्रोसीजर में जी. और थर्ड जनरेशन का जो दूसरा अभी आविष्कार है जिसे हम कहते हैं स्माइल लेज़र प्रोसीजर, कि जो हम लोग पहले कहते थे कि ब्लेडलेस तो है लेकिन फ्लैप क्रिएट करना पड़ता था ना, कट लेना पड़ता था. अभी स्माइल प्रोसीजर इज ब्लेडलेस एंड फ्लैपलेस. अच्छा. तो इसमें ना ब्लेड का इस्तेमाल होता है ना ही फ्लैप क्रिएट होता है, क्योंकि फ्लैप क्रिएट नहीं होता तो फ्लैप के भी कोई भी रिस्क आपको नहीं होते. और क्योंकि ब्लेड नहीं होता तो ऑफ कोर्स पहले से ही उसके ब्लेड के सारे कॉम्प्लिकेशंस चले गए हैं. इसके कारण आपका ड्राइनेस का प्रमाण कम हो गया. रात का जो ग्लेयर हो सकता है उसका प्रमाण कम हो गया जो हम लोगों ने बात की थी. और जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है उसका भी इंसिडेंस काफ़ी हद तक अभी कम हो चुका है. सो द साइंस हैज़ रियली वी हैव बीन ग्रेट बेनिफैक्टर्स ऑफ द साइंस एज डॉक्टर्स एंड ऑल्सो एज पेशेंट्स. क्योंकि उसके कारण हमें सेफ्टी मिलती है, हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम हमारे पेशेंट्स की और बेहतर सेवा कर पाए और बेहतर उनको रिजल्ट्स दे पाए. और पेशेंट्स के लिए भी बिकॉज द आउटकम्स आर सेफर, दे हैव मोर कॉन्फिडेंस. जितना आप एडवांस तकनीक इस्तेमाल करोगे उतना पेशेंट का बेनिफिट उसमें होने वाला है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सर और एक बात अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कही थी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में आप ये लेसिक नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्टेबल नहीं रहता नंबर. करेक्ट. एक और इसके आगे मैं जाऊंगा कि 40 साल के ऊपर जो लोग रहते हैं जिनको शॉर्ट साइट रहती है, मायोपिक नंबर जैसा आप बता रहे थे, तो उनके लिए ये लेसिक काम आता है नहीं आता है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं बहुत बार सुनता हूँ मेरे एशियन आई हॉस्पिटल के ओपीडी में. काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि 40 के बाद में लेज़र आप नहीं करवा सकते. इनफैक्ट काफ़ी मैं कहूँगा डॉक्टर्स में भी ये मिथ है कि 40 के बाद आप लेज़र नहीं करवा सकते. बट आई एम हैप्पी टू शेयर कि अभी काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स इस क्षेत्र में हुई है कि जिसके कारण अभी ना ही हम सिर्फ दूर का नंबर हटा सकते हैं
बट वेरी वेरी सक्सेसफुली इस क्षेत्र में जितनी अभी एडवांसमेंट हुई है उसके कारण ना ही हम सिर्फ दूर का नंबर हटा सकते हैं, बट वेरी सक्सेसफुली हम रीडिंग का जो चश्मा है वो भी एट द सेम टाइम अब हटाने में ये समर्थ हो चुके हैं। अरे वाह, इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। और इसमें 2 या 3 अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रेस बियॉन्ड या ब्लेंडेड विजन टेक्नोलॉजी। ये कार्ल ज़ाइस जर्मनी की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। उसके साथ में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों में नज़दीक का चश्मा भी हटाया है, और काफ़ी लोगों में इसे प्रीलेक्स कहा जाता है, प्रेस बायोपिक लेंस प्रोसीजर, कि जिसमें हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स में जिनमें कॉर्निया पे लेज़र नहीं हो सकता, ऐसे लोगों में एक लेंस इम्प्लांट के थ्रू उनका दूर का और नज़दीक का दोनों भी चश्मा बहुत सक्सेसफुली हटाया है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन माना जाता है। और बहुत सक्सेसफुली हम लोग ये चीज़ अभी बहुत टाइम से कर रहे हैं। अभी ये 40 का जो चश्मा है वो हटाने का प्रोसीजर चालू होके भी हमें लगभग 10 साल हो गए हैं। इसमें कुछ एज लिमिट होता है? 40 कब तक? 50 उम्र तक, या 60 साल तक, या 70 साल तक, ऐसा कुछ है? फ्रैंकली देयर इज नो अपर एज लिमिट। अच्छा, या कोई भी करवा सकता है? कोई भी करवा अच्छा। सकता है। सिर्फ जो प्रोसीजर का चॉइस होता है वो आपकी आंखों के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब आपको हम लोग एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस के साथ में भी डिसाइड की फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल नाउ यू विल से कि यूजुअली एक ही ऑपरेशन से सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हर किसी का आंखों का रचना अलग होती है, राइट? सो इन एट आवर हॉस्पिटल अंडर वन रूफ वी हैव टू डू क्लोज टू 8 डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज टू गेट रीड ऑफ ग्लासेस। सो आपकी जो आंखों की रचना होती है उस हिसाब से फिर हमें तय करना होता है कि आपके लिए 2 क्राइटेरिया कौन सी प्रोसीजर फुलफिल करेगा। पहली बात सेफ्टी, कि कौन से सर्जरी में सबसे सेफ आपकी आंखों के लिए हमें आउटकम आएंगे, और दूसरी बात है लॉन्गेविटी, कि किस सर्जरी में लॉन्गेविटी बहुत अच्छी आ सकती है। सो बट यस, आफ्टर 40s इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द डिज़ायर ऑफ गेटिंग रीड ऑफ रीडिंग ग्लासेस इज़ पॉसिबल। यस सर, हम लोग ने अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात की, अपर एज लिमिट की बात की, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर एवरी पर्सन। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एनालिसिस you do and what result it gives. फिर भी एक मेरे मन में एक ऐसा है कि अगर आप किसी को एनालाइज करते हो जिसे चश्मे का नंबर हटवाना है, जिसका 8 से ज़्यादा नंबर है, इवन इफ़ यू हैव ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, एंड उनका कॉर्निया भी पतला है, आपने बताया था कि अगर कॉर्निया का एक स्पेसिफिक थिकनेस हो तो हम इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कॉर्निया पतला है, नंबर 8 से ज़्यादा है, एंड फिर भी उस इंसान को चश्मे का नंबर हटवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो लगभग 15% to 20% पेशेंट जो हमें हमारे हॉस्पिटल में मिलते हैं, उनके बारे में उनका एक तो नंबर 8 के ऊपर होता है, ये उनका कॉर्निया जो होता है वो थिकनेस ये सेफ्टी लिमिट के नीचे होती है जी। और ऑफ कोर्स उनकी काफ़ी ख्वाहिश होती है कि इसके बावजूद भी हमारा चश्मे का नंबर हटना चाहिए, बट आई एम हैप्पी टू शेयर दैट देयर आर वेरी गुड टेक्नोलॉजीज़ कि जिसके साथ में हम लोग ऐसे पेशेंट्स में जिसे हम लोग लेसिक रिजेक्ट कहते हैं, लेसिक रिजेक्ट, अच्छा ओके, रिजेक्ट्स का मतलब होता है कि लेसिक के लिए वो रिजेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एलिजिबल नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे हाँ। और तभी भी उनको सक्सेसफुली चश्मे का नंबर हटवाना है, तो ये पॉसिबल है। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ICL प्रोसीजर। ओके, ये जो ICL प्रोसीजर होती है इसका फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस। अच्छा, ये बहुत ही पतली सी लेंस होती है जो हम लोग आपकी जो अंदर आंखों के अंदर एक नेचुरल जो लेंस होती है उसके ऊपर और जो आपका आइरिस होता है उसके नीचे, यानी इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसमें बहुत ही जेंटली इम्प्लांट करते हैं। ये जो लेंस होती है सिर्फ 100 माइक्रोन की होती है, बहुत ही पतली होती है, और ये प्रोसीजर सिर्फ 5 मिनट की होती है। और इसके साथ में अब तक पूरे दुनिया में 30 लाख लोगों का चश्मा उतर चुका है। ग्रेट, वाओ, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट ये जो सर्जरी है ये भी 30 सालों पहले, 30 ईयर्स पहले पूरी दुनिया में पहले चालू हो गई थी, लेकिन US FDA अप्रूव होके भी इसको 20 साल अभी हो चुके हैं। ये ICL प्रोसीजर भी इंडिया में हम लोग लगभग 20 सालों से कर रहे हैं। और अगर
ऐसा मैं कहूँगा कि लैसिक रिजेक्ट्स के बारे में, कि अगर हमें साल में 4 या 5 हज़ार लोगों का लेज़र करना होता है हमारे हॉस्पिटल में, तो उनमें से 800 से 1000 लोग रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका नंबर एक तो 8 के ऊपर होता है या फिर कॉर्निया पतला होता है। तो इन सारे लोगों में ICL बहुत ही सक्सेसफुली आउटकम देता है और वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोसीजर। ऑफ कोर्स ICL के भी अपने कुछ क्राइटेरिया होती है और आपके जो आंखों के डॉक्टर है ये जब जांच करेंगे तो वो देख सकते हैं कि उस क्राइटेरिया में आप बैठ सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर उस क्राइटेरिया में बैठ सकते हैं तो लैसिक रिजेक्ट्स को भी बहुत अच्छा सोल्यूशन आज उपलब्ध है। सर थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 40 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। राइट। एक और बीमारी जो होती है बुढ़ापे में आ जाती है 40-50 के बाद, वो होती है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। एब्सोल्युटली। तो ये कैटरैक्ट होने की प्रक्रिया एग्जैक्टली कैसे होती है और क्या हर इंसान को इस कैटरैक्ट से गुजरना होता है क्या, ये आप मुझे बताइए। मैं कहूँगा कि कैटरैक्ट को मैं बीमारी नहीं कहूँगा एक्चुअली। अच्छा। ऑलराइट। तो जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, राइट। सो बेसिकली उसी की तरह जब हमारा एज बढ़ता है तो हमारी आँखों में जो नेचुरल लेंस है जिसका फोकसिंग का काम होता है, ये लेंस प्रोटीन से बनी हुई है। ओके। तो होता क्या है कि जैसे हमारा एज बढ़ता है ये प्रोटीन डीनेचर होना चालू हो जाता है और उसके कारण उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है और वो ओपेक होने लगती है। उसके ट्रांसपेरेंसी कम होने के कारण और वो सफ़ेद होने के कारण जो लाइट हमारे आँखों पे आ रही है, जो प्रतिमा हमारे आँखों पे आ रही है, ये लेंस उसको फोकस नहीं कर पाती और उसके कारण हमें ब्लर दिखना चालू हो जाता है। स्वाभाविकता से ये एज रिलेटेड चेंज है आँखों में। तो क्योंकि एज रिलेटेड चेंज है ये 40s के बाद में ही ज़्यादा देखते हैं। अगर मैं इंडिया में कहूँगा तो मेजॉरिटी लोगों में ये लगभग 60s में देखा जाता है। 60s या 70s में हम लोग कैटरैक्ट को ज़्यादा अधिकतम लोगों में देखते हैं। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे एरा बदल रहा है ना, तो हम लोग ज़्यादा लोगों में आज देख रहे हैं कि उनको थोड़ा जल्दी कैटरैक्ट आज इंडिया में हो रहा है। काफ़ी लोगों में हम लोग देखते हैं कि उनको 40s अर्ली 40s में भी कैटरैक्ट की ये चेंजेस जो है वो चालू हो जाती है। तो ऐसे लोगों में ब्लर तो दिखना एक स्वाभाविक होता है, लेकिन कैटरैक्ट के साथ में जो दूसरा सिम्टम होता है वो होता है कि रात को जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जो लाइट सामने से आती है तो इसके साथ में आँखों में ग्लेयर होता है। अच्छा। चमक होती है और उसके कारण उनको रात को ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये रात का ग्लेयर ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है यंग लोगों में जिनमें मोतियाबिंद होता है। अच्छा। और जो बुढ़ापे में जिन लोगों में मोतिया होता है उनमें विजन ब्लर होना और ग्लेयर दोनों, लेकिन विजन ब्लर होना ये थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जैसे अब देखेंगे कि अभी ज़्यादा यंग लोगों में डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ गया है जी। आप ये भी देख रहे हैं कि यंग लोगों में पहले हार्ट की बीमारियां नहीं होती थी, अभी हार्ट की बीमारियां भी बढ़ रही है। उसी की तरह जो आँखों की बीमारियां हम लोग 60-70s में देखते थे वो भी आजकल हम लोग 40s में काफ़ी हद तक देख रहे हैं। सो यस, सो वी आर सीइंग कैटरैक्ट्स मेजरली इन दोज एज ग्रुप। और ये चिंता की बात नहीं है बिकॉज ये जैसे आपने कहा कि ये यूनिवर्सल फिनोमेनॉन है। आई ऑलवेज टेल ऑल माई पेशेंट्स पीपल हु लिव लॉन्ग इनफ विल डेवलप कैटरैक्ट। जो कोई से बचेगा नहीं। वो अगर हम लोग कहेंगे कि किसी को बहुत लेट होगा, 80s में भी होता है। द ओल्डेस्ट पेशेंट आई हैव डन फॉर कैटरैक्ट सर्जरी, द ओल्डेस्ट वन was close to almost 98-99 year old। ओहो, 98 years में जाके उसको कैटरैक्ट हुआ और उसको ऑपरेट भी आपने किया है। Yes, ये बड़ी बात है। और the youngest patient that I have done for cataract surgery is a 15th day baby। ओहो। क्योंकि कभी कभी कुछ कारणों से बच्चों में, जैसे आपने सुना होगा रूबेला सिंड्रोम, जिसमें हार्ट की भी बीमारी होती है और उनमें जन्मदा मोतियाबिंद तैयार हो जाता है। तो दे आर बॉर्न विथ कैटरैक्ट्स और अगर उनका कैटरैक्ट टाइम पे ना निकाले तो आंखें पूरी तरह से निष्काम हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो उनको विजन वापस रिस्टोर नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत छोटे बच्चों में भी बहुत सक्सेसफुली कैटरैक्ट सर्जरी हो सकती है। स्वाभाविकता से या फॉर्चुनेटली ये अनकॉमन बात है या बहुत रेयर बात है कि इतने छोटे बच्चों में ये हो, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ में ये चीज़ हो सकती है। बट अदरवाइज वी सी इट इन द लेट 60s। आजकल 40s में भी हो रहा है। मतलब आई नो फ्यू पीपल कि 40-41 के एज में भी उनका कैटरैक्ट हुआ है अभी। एब्सोल्युटली।
अगर मैं अगेन इफ आई पुट इन परसेंटेज ऑफ माई ओन ऑपरेटिव लिस्ट, आई विल से क्लोज टू 15% to 20% पेशेंट्स आर अंडर 50. So sometimes I was surprised that we had to do surgeries on even medical students who are in their 20s. And they came with cataracts. I will probably add one more thing, which is an important, I think, message for our audience. ये जो self medication होती है ना, अच्छा, this has become a very big risk factor for development of cataract and glaucoma. काफ़ी बार क्या होता है कि हमें आंखें थोड़ी लाल हो जाती है, हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आंखें लाल हो रही है, आप एक दवाई दे दीजिए, दवाई और द काउंटर आई मेडिसिन ड्रॉप्स दे दो, बिल्कुल आई ड्रॉप्स दे दीजिए. और काफ़ी बार ये जो आई ड्रॉप होती है ये एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है. और एक बार वो डालने के बाद उनको अगर पता चलता है कि इससे आंखें हमारी थोड़ी सफ़ेद लग रही है, दे स्टार्ट टू डू सेल्फ मेडिकेशन. और ये ओवर मेनी मंथ्स, समटाइम्स ईयर्स, सेल्फ मेडिकेशन करने के साथ में वी हैव सीन दैट दिस पेशेंट्स इन देयर 30s are coming with cataracts because of secondary complications of steroid drops. बराबर. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं सारे आपके ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि मेक श्योर कि जब भी आपकी आंखें लाल हो तब आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें. और जिस ड्रॉप में स्टेरॉइड है, ऐसे कोई भी ड्रॉप आप खुद से कभी ना डालें, क्योंकि ये स्टेरॉइड के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होती है और एक आपके आंखों के डॉक्टर ही इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं कि आप में वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है और आपको ये चीज़ कब देनी है. इसके बारे में सेल्फ मेडिकेशन करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है. सो दैट इज़ आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस. बिल्कुल, फॉर श्योर. सर ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो सेल्फ असेसमेंट के लिए कि चलो मुझे ये चीज़ें हो रही है मेरे विजन के लिए, मेरी आँखों के लिए, एंड प्रोबेबली आई माइट हैव कैटरैक्ट एंड आई शुड गो टू द डॉक्टर. So which are those basic signs and symptoms which one should look into it? Sure. So basically सेल्फ एनालिसिस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और ये काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी एक ही आँख में विजन कम होना चालू हो जाता है जी. और क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स हम लोग दोनों आँखों से साथ में देखते हैं. काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखता हूँ कि जिनको पता भी नहीं होता बिफोर दे कम टू द हॉस्पिटल कि एक आँख से विजन 50% कम हो गई है. जब वो बाई चांस एक रूटीन एग्जामिनेशन को आते हैं और एक वाली आँख हम लोग बंद करते हैं ना एक आँख से देखने के लिए, तो उनको लगता है कि यार ये पहली बार मुझे पता चल रहा है कि इस आँख से इतनी कम नज़र है. तो ये सेल्फ एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या करना चाहिए, किसी की भी उम्र जब 40 क्रॉस करती है तो हर घर में एक तो एक कैलेंडर या फिर एक घड़ी होती है. तो उससे आपको एक 20 फीट दूर बैठना है. हफ्ते में एक बार एक आँख को बंद करके आपको वो कैलेंडर एक तो देखना है या फिर घड़ी जो है उसके सारे आंकड़े देखने हैं कि वो आपको क्लियर भी लग रहा है और वो आपको राइट फॉर्मेशन भी में भी लग रहा है, आड़े टेढ़े नहीं लग रहा है. बराबर. फिर आपको ये वाली आँख बंद करके सेम चीज़ दोहरानी है. अगर आपको खुद लगता है कभी भी कि ये जो विजन है ये जो पहले देखी थी उसके मुकाबले थोड़ी डिटोरिएट हो गई है, तो 100% आपको आँखें के डॉक्टर जो है आपके नेत्रतज्ञ हैं उनको जल्दी दिखाना बहुत ज़रूरी है. ये सेल्फ एनालिसिस आपको करनी है. जो सिम्टम्स की बात आती है कैटरैक्ट के, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखना चालू हो जाए, जो पहले क्लियर दिखती थी चीज़ें वो थोड़ी सी फेडेड लगे, कॉन्ट्रास्ट कम हो गया है या धुंधली लगे, या फिर ग्लेयर आंखों में बढ़ जाए रात का, तो ये सबसे प्राथमिक साइन होती है कि कैटरैक्ट आंखों में चालू हो चुका है. अच्छा. ओके, तो ये दो चीज़ें अगर होती है तो यू शुड मीट योर आई डॉक्टर ऑन अ प्रायोरिटी. राइट. बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, बुखार आता है तो एक दिन 2 दिन 3 दिन चलो हो जाएगा ठीक, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाना टाल देते हैं. काफ़ी पेशेंट्स ऐसे मैं भी देखता हूँ. पर ये जब मोतियाबिंद होता है कैटरैक्ट, तो उसका सही समय कब होता है कि पेशेंट ने कितना वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो जितना ज़्यादा वेट करेगा उतना कैटरैक्ट तो बढ़ने वाला है. तो इसका कोई सही समय है कि जब आपको किसी आँख के डॉक्टर को आपको जाके दिखाना चाहिए? सो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. और इसमें जो पहली बात आपने कही थी कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है कि जब आपको ये सिम्टम चालू हो जाए कि थोड़ा भी ब्लरीनेस लगे, अगर वो 10% भी है और थोड़ा भी रात का ग्लेयर बढ़े, तभी भी आपको आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए. बिकॉज वही एनालाइज करके आपको बता सकते हैं कि एक तो पहली बात है इसका कारण क्या है, और दूसरी बात है अगर ये कारण मोतियाबिंद है
तो ये किस हद तक आपका बढ़ चुका है और ऑपरेशन कब करवाना होगा, और ऑपरेशन कब करवाना होगा। अभी जो दूसरी बात है, इस बारे में काफ़ी मिथ्स हमारे समाज में है, और ये मिथ्स इस वजह से है क्योंकि हमारा जो पुरानी, हम लोग कहेंगे ना, जो पुराने हमारे विचार है, जो पुराने टाइप के ऑपरेशन होते थे, उसके साथ में जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके कारण लोगों को हमेशा ये लगता है कि मोतियाबिंद पकना या पूरी तरह से मैच्योर होना ये मस्ट होता है कैटरेक्ट सर्जरी करवाने के लिए। तो होता क्या था पहले के ज़माने में, ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। पहले के ज़माने में एक सर्जरी होती थी, इसे हम लोग कहते थे हमारे भाषा में एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। ये जो सर्जरी होती थी उसमें इंजेक्शन दिया जाता था, फिर आपके आँखों का जो गोलाई होती ना, ये उसको 50% कट किया जाता था। फिर जो मोतियाबिंद होता था पका हुआ, उसको एक चिमटे से पकड़ के खींच के डिलीवर किया जाता था, और फिर यहाँ पे हमें टाँके डालने पड़ते थे लेंस डालने के बाद में। अभी क्योंकि इतना बड़ा कट लेना पड़ता था, जब तक मोतियाबिंद पूरा पका नहीं है उसको एक साथ चिमटे से निकालना पॉसिबल नहीं होता था। तो तब ये ज़रूरी था 30 साल पहले, 25 साल पहले, कि मोतियाबिंद पूरी तरह से पकना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एडवांसमेंट जो साइंस में होती है, ऑलवेज साइंस गोज़ फॉरवर्ड, और उसमें सेफ्टी और प्रिसीजन दोनों बढ़ती है। तो अभी जो करंट जनरेशन कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है, ये बहुत छोटे से छेद से होती है। जैसे पेन का नोक होता है आपका ना 2 मिलीमीटर का, इतने छोटे से कट से होती है। उसके अंदर हम लोग एक अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, जिससे आम भाषा में आप लेज़र कह सकते हैं। उससे अंदर जाके ये मोतियाबिंद को या कैटरेक्ट को अंदर पिघलाया जाता है। अच्छा। और वो पिघला के वही इंस्ट्रूमेंट उसको सकआउट कर लेता है, और उसी छोटे छेद से एक रोलेबल या एक फोल्डेबल लेंस हम लोग अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और आपका आँखों का ऑपरेशन एक मिनिमली इन्वेजिव वे से ख़त्म हो जाता है। अभी होता क्या है कि जितना कैटरेक्ट बढ़ता है उतना ये लेज़र का जो उपयोग करना पड़ता है वो भी ज़्यादा करना पड़ता है, और एक हद के आगे ये लेज़र उस कैटरेक्ट को पिघला नहीं पाता। तो अगर आपका कैटरेक्ट 4 स्टेजेस में जाता है, तो 3rd स्टेज के बाद में जो स्टेज आती है, उसके बाद में ये इतना कैटरेक्ट हार्ड हो जाता है कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से फिर हम लोग उसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमें ओल्ड टाइम के मेथड से उसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो इनफैक्ट आज के दौर में ये ज़रूरी है कि अगर कैटरेक्ट आपको है, ऑफ कोर्स आपको उसको बहुत ही जल्दी या प्री मैच्योरली करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कैटरेक्ट ये इलेक्टिव सर्जरी है, लेकिन 2nd स्टेज और 3rd स्टेज के बीच में ये अच्छा स्टेज माना जाता है कि जिसमें हम लोग आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत आसानी से, विदाउट इंजेक्शन, सिर्फ ड्रॉप्स के साथ में 6-7 मिनट में ऑपरेशन सफलता से सेफली कर पाए। उसी छोटे छेद से हम लोग लेंस इम्प्लांट कर पाए। ये पेशेंट के हित में होता है जी, क्योंकि इसके साथ में ऑपरेशन की सेफ्टी ज़्यादा होती है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग 3 या 5 दिनों में लोगों को कहते हैं कि आप कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद में डे टू डे काम आप चालू कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में आपको याद होगा कि 1-1 महीना आपको बेड पे रुकना पड़ता था, अंधेरा करके बैठना पड़ता था, और काफ़ी बार ये पट्टी 15 दिन रहती थी आँखों में। बिल्कुल। तो अगर आज भी हम मैच्योर स्टेज में जाते हैं तो उसी तरीके से ऑपरेशन करना हमें ज़रूरी होता है। तो अगर आपका कैटरेक्ट ये मध्यम स्वरूप में है, स्टेज 2 को क्रॉस कर चुका है, तो ये बहुत अच्छा स्टेज माना जाएगा आपके लिए कि आप तभी ये ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। आपके डॉक्टर्स के सलाह से उसको अपने ऑपरेट करना चाहिए। छोटा सा एक उसमें मैं और पूछना चाहूँगा कि दोनों आँखों का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं क्या कैटरेक्ट का? अगर आप मुझे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि मैं शायद से थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ शायद से, लेकिन मैं सेफ्टी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और कैटरेक्ट सर्जरी ये इंट्राओक्युलर सर्जरी है। इसका मतलब है कि हम लोग आँखों के अंदर जाके आँखों में एंटर कर रहे हैं जी। और अगर मैं कहूँगा कि 5,000 में या 10,000 में भी एक में अगर संक्रमण या इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है जी। ये दोनों आँखों में एक साथ में कभी भी नहीं लेना चाहूँगा। अच्छा। तो डेफिनेटली अगर दोनों भी आँखों में कैटरेक्ट है ये 2 सेपरेट डे पे ही होनी चाहिए। ओके। वो सेम डे पे करवाना रिस्क बढ़ा सकती है पेशेंट, ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और बेसिकली होता क्या है ना कि पहली आँख जब हम लोग ऑपरेट करते हैं, कोई भी सर्जरी की सफलता, एक्सपर्टाइज, सफलता, ये एक टेक्निकल या एनाटॉमिकल सक्सेस है। कितना भी अच्छा ऑपरेशन में किसी भी मैं मरीज़ में करूँगा, लेकिन वो मरीज़ का जो हीलिंग रिस्पॉन्स होता है
वो भी हमें चेक करना ज़रूरी होता है जी। और जब हम लोग पहली आँख को ऑपरेट करते हैं तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये मरीज़ की बॉडी कैसे बिहेव करती है वो जांचे। हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम लोगों ने इतना सफलता से ऑपरेशन हुआ है तो मरीज़ का भी रिस्पांस उतना ही अच्छा आ रहा है या नहीं। तो हमें ये जब पता चलता है कि उसकी बिहेवियर ऐसी है तो दूसरे आँख में हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसके आँख में हम लोग और कुछ बदलाव ला सकते हैं और डेफिनेटली ये पेशेंट के लिए बेहतर होता है। आपको सेम डे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक 2-3 दिन का अंतर रख के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1 हफ्ते का अंतर रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेम डे दोनों आँखों का ऑपरेशन जो इंट्राओक्युलर सर्जरी है वो अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। जी। ओके सर, कैटरैक्ट ऑपरेशन करते वक्त हमेशा आप लोग IOL का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये लेंस में मैंने देखा है, जब मैंने भी मेरे पेरेंट्स का ऑपरेशन करवाया था तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं, ये लेंस वो लेंस प्रीमियम लेंस। तो इसका चुनाव आप कैसे करते हो कि कौन से पेशेंट में कौन सा लेंस सूटेबल होगा या नहीं होगा? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हर आदमी को या हर मनुष्य को इस क्वेश्चन से गुजरना पड़ता है। बिकॉज हर किसी को कभी ना कभी कैटरैक्ट होता है या अपने पेरेंट्स में होता है, तब हम लोग ये चीज़ देखते हैं। और आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक मेनू कार्ड की तरह दिखाया जाता है कि ये आपके सारे ऑप्शंस हैं और आप चूज़ कीजिए। तो ऑफ कोर्स आपको उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, नेचुरल है कि कैसे चूज़ करें। तो होता क्या है कि बेसिकली देखिए, भगवान ने हर आँख एक यूनिक तरीके से बनाई है, बराबर है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक कैमरा देखेंगे, सोनी कैमरा, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड द सेम वे एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इट इज़ यूज्ड इन द सेम वे। तो उनकी जो लेंसेज होती है वो आप कोई भी कैमरा लीजिए, उसकी एक सेट लेंस होती है, वो आप यूज़ करेंगे तो परफेक्टली काम करती है जी। लेकिन हमारी जो आँख होती है ये कस्टमाइज कैमरा है। अच्छा। जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, अलग, मेरे लिए अलग बनाया। तो जब भी आँखों का कैटरैक्ट सर्जरी करना पड़ता है तो हमें एक अच्छा चांस मिलता है कि IOL जो लेंस इम्प्लांट करते हैं उसके साथ में उनका दृष्टि दोष भी हम लोग उसी टाइम पे कम कर सकते हैं। तो उनको एक और एडवांटेज मिल जाता है कि कैटरैक्ट तो उनका निकल जाता है, कैटरैक्ट से उनको छुटकारा मिल जाता है। उसके साथ में उनको एटलीस्ट दूर का या फिर दूर और नज़दीक के दोनों दृष्टि का चश्मे से उनको छुटकारा मिल सकती है। ओके। और ये अभी आधुनिक जो लेंसेज है उसके साथ में ये संभव होता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो सारी लेंसेज होती है, हर लेंस के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होती है। तो जैसे आपने कहा कि उसके पहले हम लोग बहुत डिटेल में जांच करते हैं पेशेंट की, उसकी जो आंखों की रचना है उसको अभ्यास किया जाता है, पेशेंट की जो विजुअल रिक्वायरमेंट है, जो लाइफस्टाइल है, उसको स्टडी किया जाता है और फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी लेंस उनके लिए अच्छी तरह से काम करेगी। अभी इस लेंसेज को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग डाल सकते हैं। एक कहेंगे हम लोग जिसे मोनोफोकल लेंस कहते हैं, या मोनोफोकल में ही एक वेरिएशन आता है जिसे मोनोफोकल टोरिक लेंस कहा जाता है। अच्छा। तो ये मोनोफोकल लेंस एक स्फेरिकल लेंस होती है और एक मोनोफोकल टोरिक लेंस ये स्फेरिकल और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। ये लेंस आपके दूर के दृष्टि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आपको दूर का चश्मा नहीं पहनना है तो आपकी आंखों के रचना अनुसार आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए एक तो मोनोफोकल या मोनोफोकल टोरिक में से कौन सी लेंस है कि जो दूर के चश्मे से छुटकारा दे सकती है। कंप्यूटर का, जिसे हम इंटरमीडिएट विजन कहते हैं, और नज़दीक का जो मोबाइल विजन है, उसके लिए आपको चश्मा कंटिन्यू करना होगा। लेकिन दूर के चश्मे की आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरत नहीं होगी। बहुत छोटा सा चश्मा आप लगा सकते हैं बहुत सुपर फाइन एक्टिविटी ऑफ डिस्टेंस के लिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में उसकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है। इस लेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि इस लेंस की क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ही अच्छी होती है और इसमें बिल्कुल भी रात का ग्लेयर नहीं होता। अच्छा। तो इसमें रात का ग्लेयर नहीं होता, तो जो लोग बहुत रात को ट्रैवलिंग करते होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो दूसरी कैटेगरी है इसे हम लोग कहते हैं EDOF लेंस कहते हैं। ये एक नई लेंस है, रिसेंटली लास्ट के 5 या 6 साल में बहुत पॉपुलर हुई है। इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। तो हम लोगों ने पहले में जो देखा था कि सिर्फ दूर का चश्मा आपका उतर रहा है, तो इस लेंस में दूर का भी चश्मा आपका उतर रहा है और कंप्यूटर का भी चश्मा आपका उतर रहा है। अच्छा। तो काफ़ी लोग आजकल कंप्यूटर पे टाइम बिताते हैं और टैबलेट्स का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों में कंप्यूटर और टैबलेट्स के टाइम पे चश्मे की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट उनकी जो बड़े बड़े अक्षर है
ये नज़दीक के भी आप पढ़ पाते हो, जो एक फॉन्ट साइज़ के स्पेसिफिक थोड़ा सा मोबाइल पे फॉन्ट साइज़ बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक रेंज ऑफ विजन मिल पाता है विथ अ वेरी स्मॉल डिपेंडेंस ऑन रीडिंग ग्लासेस जो छोटे होते हैं। और इसमें जो रात का ग्लेयर होता है वो मिनिमल होता है, माइल्ड ग्लेयर होता है। तो जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, यंग एडल्ट्स, मेल्स स्पेशली, जो रात को बहुत ड्राइव करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम चाहते हैं कि मुझे चश्मे से भी रीजनेबल छुटकारा मिले, इनके लिए ये इडॉफ लेंस बहुत अच्छी काम करती है। तीसरी जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं ट्राईफोकल लेंस। ये जो ट्राईफोकल लेंस होती है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, इसमें दूर का एक फोकस होता है, कंप्यूटर का एक फोकस होता है और मोबाइल का या रीडिंग के लिए तीसरा फोकस होता है। अच्छा, तो इसमें 3 फोकस होते हैं। तो तीनों भी डिस्टेंस के लिए डे टू डे लाइफ में आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं होता कि आपका चश्मे का नंबर 0 हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो इतना नेग्लिजिबल हो जाता है कि नंबर आपका डिपेंडेंसी एकदम मिनिमल हो जाती है। सोशल लाइफ में चश्मा कैरी करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ट्राईफोकल लेंस में रात का ग्लेयर मॉडरेट होता है। अच्छा, तो कोई भी लेंस में मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि ऑप्टिक्स में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको एक्सेप्ट करना होता है। हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े बहुत होने वाले हैं, होने ही वाला है। तो आपको खुद की लाइफस्टाइल पता होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रात का ग्लेयर बिल्कुल ना हो या बहुत ही मिनिमल हो, तो आप जो मोनोफोकल या मोनोफोकल टोरिक लेंस या फिर इडॉफ लेंस इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती है उनमें हम लोग देखते हैं कि उनको बहुत चाह होती है कि उनको चश्मे का डे टू डे लाइफ में चश्मा नहीं चाहिए और रात को गाड़ी चलाते ही नहीं है वो। तो ऐसे लोगों में ट्राईफोकल लेंस बहुत ही अच्छा काम करती है। पहले के ज़माने में मल्टीफोकल लेंस होती थी जो अभी फेज आउट हो चुकी है। मल्टीफोकल लेंस में रात का ग्लेयर बहुत ही ज़्यादा होता था, सीवियर ग्लेयर होता था कुछ लोगों में, तो वो अभी फेज आउट हो चुकी है क्योंकि ट्राईफोकल लेंस में ये ग्लेयर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि आँखों की रचना देख के और आपकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के आपके जो आँखों के डॉक्टर हैं वो आपका बता सकते हैं कि ये तीनों में से आपके लिए कौन सी बेहतर होगी। हमारे हॉस्पिटल में इडॉफ लेंसेज का बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि इसमें आपको एक रेंज एडवांटेज मिल जाते हैं, दोनों के भी एडवांटेज आपको मिलते हैं। आपको एक रेंज ऑफ विजन भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम मिनिमल ग्लेयर हो रहा है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दोस लेंसेज। ग्रेट। यस सर, लेजिक की बात हो गई, कैटरैक्ट की बात हो गई। आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग अभी है कि 5-6 साल के बच्चों को भी चश्मा है। पहले ऐसे होता था कि थोड़े से 9th 10th तब चश्मा लगता था, बट अब 5th 6th के बच्चे तो है ही, बट 5-6 साल के बच्चे भी आजकल चश्मा पहन के घूम रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपसे गाइडेंस चाहेंगे कि स्क्रीन टाइम है, बच्चों का लाइफस्टाइल या क्या करना चाहिए, और पेरेंट्स के लिए आप कुछ हमें गाइडेंस करिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस रिलेट्स टू द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल। और आप देखेंगे तो कैसा होता है ना कि जब बहुत बड़े चश्मे लगते हैं तो जो व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी है वो भी थोड़ी कम होने लगती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये ओवरऑल हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी ऑफकोर्स अच्छी बात नहीं होती। लेकिन ऑफकोर्स ये पहली बात हमें समझना ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। जैसे आपने कहा कि पहले के ज़माने में बच्चों में इतना बड़ा चश्मे का नंबर लगना या भी इतने बड़े इंसिडेंट्स में चश्मे के नंबर इतने सारे बच्चों को लगना ये नहीं देखा जाता था। लेकिन अभी हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफस्टाइल, आपने देखा होगा कि कोविड के बाद बहुत बच्चों में चश्मे के नंबर बढ़ चुके हैं। हमारे खुद के हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखे हैं कि जो बच्चे हमारे खुद के निगरानी में थे, ऑब्जर्वेशन में थे, जिनका नंबर 2-2 3-3 साल तक स्टेबल था, पोस्ट कोविड बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्कूलिंग, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, उन सब के नंबर काफ़ी स्पीड से बढ़ना चालू हो गया। और दूसरी बात ऑफ कोर्स है कि अभी पहले के ज़माने में बहुत हम लोग आउटडोर प्ले करते थे, तो ये जो सनलाइट एक्सपोजर होता है ना, ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी हम लोग आउटडोर प्ले करते हैं, हम लोग दूर देखते हैं, तो हमारी आँखों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है कि हम लोग जितना दूर देखें उतनी हमारी आँखें तंदुरुस्त होती हैं। तो आजकल के बच्चे आउटडोर खेलते नहीं हैं, वो घर में ही होते हैं, उनका सारा टाइम मोबाइल और टीवी पे जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन चुका है कि उनमें इतने बड़े पैमाने पे चश्मे के नंबर लग रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती है जैसे जेनेटिक्स होती है, अगर
एक पेरेंट में चश्मा होता है तो बच्चों में चश्मा लगने का चांस 20% बढ़ जाता है। अगर दोनों पेरेंट्स में चश्मा होता है तो चश्मे का नंबर बढ़ने का चांस 40% बढ़ जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लाइफस्टाइल के साथ में यही एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक्स नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि उनका जो स्क्रीन टाइम है ये बिल्कुल भी कंट्रोल में होना चाहिए। जो बच्चा 5 साल के पहले की उम्र का है, फ्रैंकली दे शुड हैव प्रैक्टिकली नो स्क्रीन टाइम। यहाँ तो बच्चा रोता है कि माँ ने मोबाइल हाथ में दे दिया, बच्चा खेलो खाओ, खाते समय मोबाइल, खाते टाइम तो पेरेंट्स ही दे देते हैं कि भाई देख शांति से बैठ और खा। इट इज़ अ शॉर्टकट, शॉर्टकट। इट इज़ अ शॉर्टकट। और वो बच्चे इतने नज़दीक से देखते हैं, मेरे जान पहचान में भी काफ़ी लोग हैं जो माँ अपने किचन में काम कर रही है, बच्चा रो रहा है तो बच्चा ले मोबाइल देखो, और माँ अपने काम में, बच्चा स्क्रीन ऐसा देख के आंखें अपनी कमज़ोर कर रहा है। तो जो हमें बात पता नहीं चलती एज पेरेंट्स कि ये चीज़ों के कारण पूरे दुनिया में चश्मे जो है बच्चों के वो बढ़ रहे हैं। और बहुत सिंपल चीज़ है कि उनको स्क्रीन से दूर रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको आउटडोर प्ले जितना करेंगे, आइडियली इन चाइल्डहुड यू शुड हैव 2 hours ऑफ आउटडोर प्ले एंड 2 hours ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। अगर ऑफ कोर्स आज के प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटा उनको आपने बाहर भेजना ज़रूरी है। एक्सेसिव नियर वर्क जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कारण माना जाता है फॉर मायोपिया इन चाइल्डहुड। इसको भी आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इजी बात होती है कि उनको आपको है ना, ये बहुत सिंपल रूल है जिसे हम लोग कहते हैं 20-20-20 रूल। अच्छा, ये 20-20-20 रूल क्या होता है कि जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ विजुअल टास्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, तो हमें हर 20 मिनट में एक 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। अच्छा, शॉर्ट ब्रेक 20 सेकंड्स, 20 फीट दूर देखना है और 20 बार आंखों को झपकाना है। अच्छा, ओके, 20-20-20। यस, दिस इज कॉल्ड एज अ 20-20-20 रूल। इज अ वेरी सिंपल रूल, बट इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है आपके आंखों के हेल्थ पे, ये बहुत ही अच्छा देखा जाता है। और इसके कारण दोनों चीज़ें, आपके आंखों की सेहत और दूसरी बात है कि जो स्क्रीन टाइम के वजह से जो बच्चों में और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में जो आज लोग काम करते हैं, उनमें जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है, इससे उनको डेफिनेटली राहत मिलती है। सर मैं एक बार चाहूँगा आप वापस दर्शकों को बताएं ये 20-20 को वापस उनको समझाएं कैसे क्या करना है, एक बार वापस। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर आप कोई है कि जो काफ़ी हद तक स्क्रीन टाइम पे होते हैं, अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या पेरेंट्स हैं आपके बच्चों के कि जो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बच्चों में मोबाइल का या स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, तो आपको एक बहुत सिंपल रूल फॉलो करना है जिसे कहा जाता है 20-20-20 रूल। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम या विजुअल टास्क, आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, 20 फीट यानी दूर तक देखना है और 20 बार आंखों को झपकाना है, ब्लिंक करना है। क्योंकि जब भी हम लोग विजुअल टास्क करते हैं, हमारा ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स 50% पे आ जाता है, तो उसको हमें कॉम्पेंसेट करना ज़रूरी होता है। और आंखों के जो मसल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा विजुअल टास्क करने के साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, थक जाते हैं, उनको भी रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। तो ये सिंपल रूल है 20-20-20 रूल, ये सब ने फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपके आंखों के हेल्थ के लिए। यस सर, और एक बात है इसमें, एक ब्लू ब्लॉकिंग ये जो रहता है लेंस होता है, तो वो कितने इफ़ेक्टिव रहते हैं, कितने कारगर रहते हैं? हर ऑप्टिशियन बोलता है चश्मा बनाने में ब्लू ब्लॉकिंग ले लो, आपकी आंखें अच्छी रहेगी या प्रोटेक्टेड रहेगी। क्या है इसका मिथ, क्या है और फैक्ट क्या है? राइट। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड या बहुत बार सुनने में आता ही है, क्रेज़ बन चुका है कि कभी भी आप जाते हो तो आपको बताया जाता है कि आपको ब्लू ब्लॉकिंग फ़िल्टर का लेंस लेना ही चाहिए, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, ओके, तो मैं बताता हूँ कि ब्लू लाइट का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे बॉडी पे। ओके, हमारी बॉडी को एक सर्कैडियन रिदम होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेजरली हमारी आँखों में जो रोशनी होती है ना, जो जाती है, वो डिसाइड करती है। जैसे सूर्योदय होता है तो ब्लू लाइट बढ़ती है,
तो हमारे आँखों में ब्लू लाइट जाती है तो आप देखेंगे तो हमें चेतना आ जाती है, जी, हम एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है, किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो यही रिदम आप फॉलो कर रहे हैं। तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो ये ब्लू लाइट कम हो जाती है। जो ब्लू लाइट कम हो जाती है तो हमारे बॉडी में थोड़ी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाती है और एक हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। ओके, ये मेलाटोनिन जब ब्लू लाइट कम हो जाता है तो ये सिक्रीट होना चालू हो जाता है और जब ब्लू लाइट बढ़ता है तो ये मेलाटोनिन को सप्रेस करना चालू कर देती है। अच्छा, तो हमारे नींद के लिए, अच्छे नींद के लिए ये मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी होता है। तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन सही मात्रा में होना मैंडेटरी होता है कि हमें अच्छी तरह से नींद आनी चाहिए। तो जब हम शाम को ये ब्लू लाइट कम हो जाती है, मेलाटोनिन सिक्रीट होना चालू हो जाता है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आप 10 बजे 10:30 बजे सो जाते हैं। तो ये जो ब्लू ब्लॉकिंग जो फ़िल्टर चश्मे होते हैं, जैसे आपको पता है कि जब हम लोग मोबाइल फ़ोन का बहुत सारा उपयोग करते हैं या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ये हम लोग दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, राइट जी, लेकिन दिन में उनमें जो कोई ब्लू लाइट एमिट होता है उसके हमारे आँखों पे एक्चुअली कोई इतनी हानि होती नहीं है, बिकॉज ये हमारे आँखों को एक्चुअली डैमेज नहीं करता, लेकिन हमारा स्लीप वेक साइकिल को वो बिगाड़ता है। अच्छा, लेकिन दिन में क्योंकि सूर्य किरण के साथ में हमारा ब्लू लाइट एक्सपोजर है ही है, तो दिन में अगर आप वो चश्मा लगा के अगर घूमते हैं तो ये जो नेचुरल आपको ब्लू लाइट मिल रही है उसको भी आप सप्रेस कर रहे हैं। तो उसको आप सप्रेस कर रहे हैं तो कभी कभी आप देखेंगे कि ये जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं उनको दिन में ही नींद आती है, थकावट आना चालू हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रारी जो लोग रात भर मोबाइल और कंप्यूटर पे बैठते हैं तो रात में जो ब्लू लाइट एमिट हो रही है उसके कारण मेलाटोनिन सप्रेस हो रहा है और सिक्रीट नहीं हो रहा है, रात को नींद नहीं आती तो कैसा होता है कि ये जो फैशन बन चुकी है कि एक नॉर्मल चश्मे में ब्लू लाइट ब्लॉक करके आपको दिन भर घूमना है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि आपका जो नेचुरल जो सर्कैडियन रिदम है उसको आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। आजकल आपके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें भी आपको ब्लू लाइट, क्योंकि जो हानि होती है वो उस स्क्रीन से जो मोबाइल फ़ोन से अतिरिक्त आती है, तो आप उसको आप एक स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं जो ब्लू लाइट को ब्लॉक करे। लेकिन रात में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का अतिरिक्त इस्तेमाल करे ही नहीं कि जिसके कारण ये ब्लू लाइट के कारण आपका मेलाटोनिन सप्रेस हो जाए। और अगर आप रात को ये यूज़ करें तो उस टाइम पे आप वो ब्लू ब्लॉकिंग फ़िल्टर का चश्मा आप यूज़ कर सकते हैं या आपके स्क्रीन पे वो ब्लू ब्लॉकिंग फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो जेनेरिक टर्म हो गई है कि कोई भी चश्मा आपको खरीदना है तो ब्लू ब्लॉकिंग लेना ही चाहिए, ये बिल्कुल ही मिथ है, ये बिल्कुल ही मिथ है। सर, आमतौर पर आँख की बीमारी तो हम लोग देख ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारी हमारे शरीर में ऐसी बीमारियां होती है जो हमारे आँख पर इफ़ेक्ट करती है, जिसमें से मैं सबसे पहला पूछना चाहूँगा डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ तो हमारे जिस्म को खोखला कर ही देती है, लिवर हो, आपका हार्ट हो, आपकी किडनी हो, तो इसका आँखों पर भी बहुत गहरा असर होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो तो उसका असर रेटिना पे क्या क्या होता है हमारी आँख पर, और वो मरीज़ ये असर ना हो इसके लिए कौन सी एहतियात उसने बरतनी चाहिए? परफेक्ट। तो होता क्या है कि जैसे आपने अभी कहा कि डायबिटीज़ ये शारीरिक बीमारी है। हमारी आँख ये शरीर का एक पार्ट है जी, और हमारे आँखों में ब्लड वेसल्स जो होती है वो रेटिना में जाती है। तो डायबिटीज़ हमारे मेजरली जो माइक्रोवैस्कुलेचर है पूरे बॉडी में, वो माइक्रोवैस्कुलेचर को वो डैमेज करती है, उसमें वो लीकेजेस क्रिएट करती है, ब्लीडिंग करती है। तो जिन जिन ऑर्गन में ये माइक्रोवैस्कुलेचर ज़्यादा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेटिना, क्योंकि रेटिना में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। दूसरी बात होता है किडनी, बराबर, हार्ट और ब्रेन। जी, ये जो 4 ऑर्गन है इनका डायबिटीज़ का इसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। और आँखों में इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जाना जाता है। ये डायबिटीज़ के कारण आँखों में जो ब्लड वेसल्स होती है वो लीक करने लगती है, तो उसके कारण एक तो आपके पर्दे में सूजन आना चालू हो जाता है, रेटिनल स्वेलिंग, या फिर आँखों में ब्लीड होना चालू हो जाता है कि इसे हम लोग विट्रियस हिमरेज कहते हैं। तो इसके कारण डायबिटीज़ के कारण लोगों में अंधापन आ सकता है और ये बहुत ही लीडिंग कॉज है। आज अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया is called as the diabetic capital of the world. जी, and we are also unfortunately also the blindness capital of the world. ओहो, तो ये दोनों भी चीज़ें इंडिया में सबसे ज़्यादा है
और बिकॉज वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पैमाने पे देखी जाती है। अभी उसको कैसे आपको रोकना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ऑफकोर्स आपके डायबिटीज़ का कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं 3 माह की टेस्ट, 3 महीने की जो आपको एवरेज दिखाती है HB1AC ब्लड टेस्ट, इससे बहुत अच्छी तरह से आपको पता चल सकता है कि आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसे चल रहा है। एज लॉन्ग एज दैट इज़ अंडर 7, प्रिफरेबली अंडर 6.5, तो ये डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहा जाता है जी। और अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल होता है तो स्टडीज़ ने ये दिखाया गया है कि एक वेल कंट्रोल डायबिटिक्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की पॉसिबिलिटी एट द एंड ऑफ 10 years ऑफ डायबिटीज़ डायग्नोसिस ये ओनली 10% लोगों में देखी जाती है। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो एट द एंड ऑफ 10 years इट कैन रेंज बिटवीन 50 to 70%। और ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की भी जो स्टेजेस होती है, अगर आपका कंट्रोल में है तो बहुत ही अनकॉमन होता है कि वो फर्स्ट स्टेज के आगे चला जाए, और लेकिन अनकंट्रोल्ड है तो जैसे मैंने कहा कि 10 साल में जो 50 to 70% लोगों में देखा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में फिर वो एडवांस स्टेज में चली जाती है, जिसमें ऑलरेडी आँखों में ब्लीडिंग होना, आँखों में इसके सारे रेटिनल स्वेलिंग होना ये चालू हो जाता है, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, and it is not a reversible disorder. Of course it is treatable to certain extent with the advancement in science. अभी जो हमारे रेटिना स्पेशलिस्ट है, जो हमारा रेटिना डिपार्टमेंट है, दे यूज़ सर्टन आई इंजेक्शंस। इस आई इंजेक्शंस को एंटी VEGF इंजेक्शन कहा जाता है, जो बहुत ही छोटे से, हमारे बाल की इतना छोटे से सुई से दिए जाते हैं आँखों में। अच्छा। और ये जो ब्लड वेसल जो ख़राब हो रही है ना, ये ब्लड वेसल को वो बुझाने का काम करता है। इसके वजह से ये जो सिर्फ ख़राब ब्लड वेसल है उसी को टारगेट करता है, और जो अच्छी ब्लड वेसल है उसको स्पेयर करता है। तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, लेकिन जो ख़राब ब्लड वेसल्स क्रिएट हो रही है उसको बुझाने का काम करता है, तो ब्लीडिंग कम हो जाता है। और ये 2 मिनट का इंजेक्शन होता है, ये इंश्योरेंस में कवर होता भी है आजकल, और ये पेनलेस होता है। अच्छा। तो इसके कारण बहुत अच्छी तरीके से उसको हम लोग कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक डायबिटिक रेटिनोपैथी के रेटिना को नॉर्मल रेटिना कोई नहीं बना सकता, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट ने खुद लेना चाहिए, और दे हैव टू मेक श्योर दैट दिस शुगर कंट्रोल रिमेन्स एज गुड एज पॉसिबल। बट येस, टाइमली स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो तो पहली बात आपको करनी है कि एक रेटिना स्पेशलिस्ट को, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, जो रेटिना में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, ऐसे डॉक्टर को आपको मिलना है जो आपके रेटिना को चेक कर सकते हैं, और चेक करके वो आपको गाइड करेंगे कि आपके रेटिना कैसे है, और वो टाइम टू टाइम आपको बताएंगे कि आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन किसी में डायबिटीज़ है तो हर 6 महीने में रेटिना का तपास करना, एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो करते हैं तो बहुत विजन सेविंग होगा, क्योंकि अगर बहुत जल्दी के स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उस स्टेज में उसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और बहुत अगर डिले हो जाता है तो जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ हद तक ही हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। या शुगर कंट्रोल में रखना ये पेशेंट की जिम्मेदारी है, अगर आपको रेटिना के प्रॉब्लम से बचना है। एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली। सर, आज का पॉडकास्ट इतना अच्छा हुआ है कि वी वर स्पीचलेस, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करी है उससे हमारी आंखें खोल दी है आपने। बट बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, देयर इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ आवर पॉडकास्ट शो। एक मिथ्स एंड फैक्ट्स का राउंड तो बनता है, एंड शैल वी? यस प्लीज। या सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, गाजर खाने से चश्मा नहीं लगेगा? इट्स अ मिथ ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था कि चश्मा आपको लगता क्यों है, क्योंकि आपकी आँखों की ये जो लंबाई है ये एनाटॉमिकल बढ़ जाती है। गाजर ये बहुत अच्छी होती है आँखों के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि गाजर से आपका विटामिन ए का सेवन होता है, वो आपके रेटिना के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन चश्मे के नंबर से उसका बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं है। तो ज़रूर आपको गाजर खाना चाहिए, लेकिन इस कारण से नहीं कि आपका चश्मा चला जाए। ओके। यस। कॉन्टैक्ट लेंसेज हमेशा आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं? ये मिथ है, क्योंकि ये हमेशा आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ऑफ कोर्स अगर आप ठीक से केयर नहीं करेंगे तो ये बहुत हानिकारक हो सकती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में गलती से सो गए या फिर कॉन्टैक्ट लेंस को ठीक से क्लीन नहीं किया
तो विजन थ्रेटनिंग इन्फेक्शन वो क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें तो ओकेजनल यूज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक से उसको मेंटेन करना, उसकी हाइजीन मेंटेन करना, उसके रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ओके। अगर आँख फड़के तो कुछ अच्छा या बुरा होता है? अगर आँख फड़के तो कुछ हम लोग फ्यूचर बता सकते हैं तो सारे आज जो डॉक्टर्स हैं आँखों के वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते। सो बेसिकली ऑफ कोर्स ये मिथ है, क्योंकि जब आँख फड़कती है तो होता क्या है कि हमारे जो स्नायु होते हैं ना आईलिड के यहाँ पे, तो उसको जो नर्व जा रही है उसका मिस फायरिंग होता है। अच्छा। तो उस मसल में ट्विच आ जाता है। ओके। और ये होने का बहुत कॉमन कारण होता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है तभी भी ये ऐसी नर्व्स कभी मिसफायर करती है। कुछ लोगों में विटामिन B12 विटामिन डी की कमतरता होती है तभी भी ये चीज़ हो सकती है। तो ओकेजनल अगर ट्विचिंग होती है किसी को, बहुत ओकेजनल, तो ये नॉर्मल कारणों से होती है, ऐसे ही उसमें चिंताजनक कोई बात नहीं होती। लेकिन डेफिनेटली इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या आँखों की एक्सरसाइज करने से आँखों का चश्मा हट सकता है? ये मिथ है। अगर ये इतना बेसिकली इफ़ेक्टिव होता तो ऑफ कोर्स हम लोग आँखों का एक्सरसाइज देखी चश्मा का नंबर हटाते और बहुत अच्छी बात होती। लेकिन ये साइंटिफिकली क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है कि आपको चश्मा लगता है क्योंकि आपकी आँखों की लंबाई बढ़ चुकी है। ये एक एनाटॉमिकल बात है। जैसे आप किसी की आज हाइट कम नहीं कर सकते एक्सरसाइज करके, वैसे ही आप किसी का चश्मा आज एक्सरसाइज करके हटा नहीं सकते। लेकिन आँखों की एक्सरसाइजेस अच्छी होती है आपके मसल को बैलेंस करने के लिए। अच्छा। तो मसल बैलेंस के लिए इट इज़ गुड, टू गिव रिलैक्सेशन टू योर आइज इट इज़ गुड, बट नॉट फॉर रिमूवल ऑफ ग्लासेस। ओके। लास्ट क्वेश्चन, बार बार आँखों में पानी से धोने से या तो स्प्लैशिंग वाटर इन आइज इट हेल्प्स इन क्लीनिंग आइज? ये बहुत बड़ी मिथ है और ये मैं सबको सीरियसली बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितने मेरे पेशेंट्स को मिलता हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स आई एम सरप्राइज्ड कि मुझे बताते हैं कि हम लोग ये हैबिट रखते हैं कि सुबह उठने के बाद पहली बात हम लोग करते हैं आँखों को खोल के हम लोग आँखों को बहुत ज़्यादा पानी से स्प्लैश करते हैं। हमें पता है कि हमारी आँखों में एक टीयर फिल्म होती है और ये जो टीयर फिल्म होती है ये इसमें एक ऑयली लेयर होता है। ये ऑयली लेयर का काम होता है आँखों को लुब्रिकेशन देना, और इसमें सारे नेचुरल एंटीबॉडीज़ होते हैं। अच्छा। कि हमारे आँखों में कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं हमेशा, बिकॉज वी आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, तो उसको वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं हमारे आँखों को। हमारे आँखों में जो न्यूट्रिशन कॉर्निया को मिलता है वो भी इस टीयर फिल्म से ही मिलता है। तो जब आप ये पानी से स्प्लैश करते हैं तो एक्चुअली यू आर रिमूविंग द टीयर फिल्म फ्रॉम द आई विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द आई। ओके। तो ऐसे लोगों में लॉन्ग टर्म में ड्राइनेस बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में उनकी आँखों का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमज़ोर हो जाता है। उनको अच्छा लगता है जब स्प्लैश करते हैं क्योंकि वो कूल होता है, ठंडक मिलती है, तो दे कंटिन्यू टू डू इट। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या हानि हो सकती है। आई वॉश कप भी एक आता है जो लोग पानी भर के आँख में डाल के ऐसा धो देते हैं, उसका भी चलन बहुत ज़्यादा है। सेम मैकेनिज्म, इट इज़ द वही सेम हानिकारक, वो भी हानिकारक है और काफ़ी बार इसका सोर्स आपको पता नहीं होता है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इतनी न्यूट्रिशियस आपकी टीयर फिल्म है, उसको आप एक म्यूनसिपालिटी के पानी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग विद योर आइज। या वाओ सर, आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बीइंग अ डॉक्टर हमें भी काफ़ी जानकारी आज नए सिरे से मिली है, चाहे वो कैटरैक्ट के बारे में हो, लेसिक के बारे में हो, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में हो। तो मैं आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो दर्शक भी आज देख रहे हैं उन सबको आज बहुत फ़ायदा होगा। और जो मिथ्स हम लोग नॉर्मली आते जाते करते रहते हैं कि आज आँख धो ली है या कुछ गाजर खा लो तो आपका चश्मा निकल जाएगा, तो ये सारी बातें उनको आज समझने में काफ़ी आसान हो चुकी होगी। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ हमारे कुछ आगे वाले पॉडकास्ट में वापस एक बार आपसे हम शो करना ज़रूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर, एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर कमिंग सर, और आपने आपका इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, आपका इतना नॉलेज शेयर किया, और आई एम श्योर कि हमारे सारे दर्शक आज बहुत खुश हुए रहेंगे क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी मिली है लेजिक के बारे में, कैटरैक्ट के बारे में, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कॉर्पोरेट से लेके बच्चों तक, बूढ़ों तक, सबको। And thank you once again, and it was an amazingly insightful episode with you. Thank you for coming on our show. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.
तो आज के एपिसोड में हमने देखा, सीखा और जाना कि लेजिक सर्जरी क्या होती है, कैटरैक्ट किसे कहते हैं और हमारे आँखों की सेहत के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह के नॉलेज भरे पॉडकास्ट के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।